नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई किसी कारणवश से रेगुलर वीडियो नहीं लेके आ पा रहे थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आज के दिन बहुत सी ऐसी बातें चले हुई हैं जो भ्रमित करने वाली हैं, जिनको देख के लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर तो देते हैं, लेकिन बाद में बुरे फंस जाते हैं। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने दो टॉपिक्स को चूज किया है, जिनके ऊपर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि इनके ऊपर जितने भी मिथ और भ्रम है आपके, वो सब क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताना। हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आगे वीडियो लेते आते रहेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो हमारे दो टॉपिक्स हैं वो है, एक तो A1 और A2 मिल्क, और दूसरा है कि हम क्या साल भर में या 2 साल में डेयरी फार्मिंग से करोड़पति बन सकते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक्स पे आज हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A1 और A2 मिल्क के ऊपर। भाई आज के दिन A2 मिल्क, A2 काऊ का मिल्क, A2 काऊ का घी, ये सब लेबल, बड़े बड़े लेबल लगा के महंगे महंगे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स में कितनी सच्चाई है? क्या ये प्रोडक्ट सच में इतने बेनिफिशियल हैं कि हम इतने ज्यादा अमाउंट इनके लिए पे करें, या इनका कोई दूसरा विकल्प भी है? ये सब बातें हम आपको आने वाली वीडियो में आगे कवर करेंगे। तो A1 और A2 मिल्क का फंडा शुरू होता है प्रोटीन से। बेसिक से शुरू करते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए एक जरूरी अमीनो एसिड्स है। जब अमीनो अमीनो एसिड टूटता है तो उसी में से प्रोटीन निकलता है। तो हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, जब हम वो इंटैक्ट अपने किसी भी फूड के द्वारा लेते हैं तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है। जितने भी हमारे टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी मसल्स हैं, हमारे ज्वाइंट्स में जितने भी टेंडन हैं, इन सबको मेंटेन करने में, हमारे टिश्यूज को दोबारा से रिफॉर्म करने में, और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज्यादा जो अहम चीज होती है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें डेली लाइफ में कितना चाहिए? जितना हमारा बॉडी वेट होता है उतने ही ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए। जितना केजी बॉडी वेट उतना ग्राम प्रोटीन, ये हमें डेली कंज्यूम करना जरूरी होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, अगर इंडिया का नक्शा ऐसे स्ट्रेट लेके हम खड़े हों और उसमें ऐसे डायगनली कट मार दे, डायगनली, ऐसे हॉरिजेंटली नहीं, डायगनली, अगर हम डायगनली कट मारे तो जितने भी ऊपर के स्टेट हैं उनमें मैक्सिमम लोग अपने डाइट में वेज आइटम्स को शामिल करते हैं प्रोटीन इंटेक लेने के लिए। जितने भी ईस्टर्न और साउथर्न स्टेट हैं वो अपनी डाइट में शामिल करते हैं नॉन वेज आइटम अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए। तो जो लोग अपनी डाइट में वेज आइटम्स को शामिल करते हैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, उनमें दूध एक अहम चीज है। दूध या दूध से बने आइटम, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रोटीन इन्हीं के द्वारा लेते हैं। दूध, दही, पनीर, खोआ, घी, मक्खन, इन सब चीजों से प्रोटीन पूरा करते हैं। क्योंकि ये चीजें हमें डेली चाहिए, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है कि हम इनके बारे में हमें पूरी नॉलेज हो और इनके बारे में हम पूरा जान पाए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है A1 और A2 मिल्क का। मिल्क में दो टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो कैसीन प्रोटीन और दूसरा वे प्रोटीन। जो आजकल हमें डब्बे मिलते हैं प्रोटीन के, उन पे वे प्रोटीन करके जो लिखा जाता है, जो वे वर्ड है वो डिनोमिनेट करता है कि ये किसी प्लांट से या मिल्क से लिया गया है, उससे ही बनाया गया है। ये उसको डिनोमिनेट करता है, क्योंकि वे प्रोटीन मिल्क में पाया जाता है। दूसरा जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कैसीन। जो ये दूसरा प्रोटीन होता है कैसीन, यही डिसाइड करता है कि ये मिल्क A1 है या A2 है। थोड़ी सी साइंटिफिकली बातें करते हैं कि जब कैसीन प्रोटीन टूटता है तो उसमें दो प्रोटीन निकलते हैं,
A1 बीटा कैसिन प्रोटीन और A2 बीटा कैसिन प्रोटीन। मैं फिर से रिपोर्ट करता हूं कि जब कैसिन प्रोटीन टूटता है तो उसमें से दो प्रोटीन निकलते हैं, A1 बीटा कैसिन प्रोटीन और A2 बीटा कैसिन प्रोटीन। जिस मिल्क में ये दोनों प्रोटीन मौजूद होते हैं, A1 बीटा कैसिन और A2 बीटा कैसिन, वो मिल्क A1 मिल्क की कैटेगरी में रखा जाता है। जिस मिल्क में सिर्फ और सिर्फ A2 बीटा कैसिन प्रोटीन होता है, उसको हम A2 मिल्क की कैटेगरी में रखते हैं। A2 मिल्क A1 के कंपैरिजन में क्यों ज्यादा अच्छा है? ये सारी चीजें डिसाइड इसी बात से होती है कि कौन से मिल्क में अच्छा प्रोटीन है। अब A1 और A2 का क्या फंडा है? जिस मिल्क में A1 और A2 दोनों प्रोटीन होते हैं, उसमें हमें थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं। हमारी बॉडी A1 बीटा प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम A2 बीटा कैसिन प्रोटीन वाला मिल्क कंज्यूम करें। तो जो मिल्क A2 मिल्क होगा कंपेरेटिवली A1 से अच्छा होगा। इसीलिए जो कंपनीज हैं वो बड़े बड़े लेवल A2 मिल्क, A2 काऊ का घी, A2 काऊ का मिल्क, ये लेवल लगा के आपको सेल करते हैं। अब इनमें कितनी सच्चाई है? अब हमें ये पता चल गया कि A1 मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क क्या होता है, A2 मिल्क क्यों अच्छा है, ये भी हमने जान लिया। अब ये जानते हैं कि हमें किस से A1 मिल्क मिलता है और किस से A2 मिल्क मिलता है। जितनी भी हमारी इंडिजीनियस ब्रीड है काऊ की, बफेलोज की नहीं, काऊ की, जैसे हरियाणा नस्ल हो गई, गिर हो गई, जर्सी, ये A2 की कैटेगरी में आती है। ये A2 मिल्क देती है। जितनी भी इंडिजीनियस ब्रीड होती है वो A2 मिल्क देती है। जितनी भी क्रॉस ब्रीड होती है, इंडिजीनियस ब्रीड को जब बाहर की किसी ब्रीड के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो उसमें A1 मिल्क पाया जाता है। अब बात आती है बफेलोज की। बफेलोज का दूध प्योरली A2 टाइप का दूध ही होता है। बफेलोज के मिल्क में A1 बीटा कैसिन प्रोटीन पाया नहीं जाता। बफेलोज के मिल्क में A1 A2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ A2 मिल्क ही होता है, प्योरली बफेलोज का मिल्क। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती है। बफेलोज का मिल्क काऊ की मिल्क की कंपैरिजन में ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, उससे ज्यादा फैट होता है। इसीलिए जो हैवी वर्कआउट करते हैं या ज्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, अगर वो बफेलोज का मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप लाइट कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप काऊ के मिल्क की तरफ भी जा सकते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको यह समझाने का है कि A2 क्या होता है, A1 क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर आपको A2 काऊ का मिल्क ज्यादा महंगा बेचा जा रहा है, उससे कंपेरेटिवली आपको बफेलोज का मिल्क अगर सस्ता मिल रहा है तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। बफेलोज का मिल्क प्योरली A2 टाइप का मिल्क ही होता है, उसमें A1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। A1 बीटा कैरोटीन पाया नहीं जाता है बफेलोज के मिल्क में। तो इन सब चीजों से भ्रमित ना हो। अगर जितने भी आप ये चीजें देखते हैं कि काऊ के, स्पेशली काऊ में, कि ये A2 काऊ का मिल्क है और वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, वो कॉस्टली पड़ रहा है आपको, तो उससे अच्छा है कि आप बफेलोज का मिल्क लेके पी सकते हैं। आपको उतना ही बेनिफिट करेगा, बल्कि उससे ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि कंपेरेटिवली उसके कंपैरिजन में ज्यादा फैट मिलेगा, ज्यादा प्रोटीन मिलेगा आपको बफेलोज के मिल्क में। ठीक है दोस्तों, तो A1 A2 का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब बात आती है कि क्या डेयरी फार्मिंग से 1 साल में, 2 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं? क्या इतनी जल्दी इस बिजनेस में इतना पैसा कमाया जा सकता है कि हम करोड़पति बन जाएं? तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, चाहे वो कोई दूसरा बिजनेस हो, सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी स्किल को ध्यान में रखते हुए उस बिजनेस को चूज करें। हमारे अंदर क्या स्किल है,
जिस भी बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई फूड आइटम्स की शॉप खोली, अब हमें उनको सेल करना है, पैक्ड आइटम है उनको हमें सेल करना है। तो हमारे अंदर मार्केटिंग या उसको सेल करने की जो स्किल है वो होनी चाहिए, या तो हमें सीखनी पड़ेगी या हमें आनी चाहिए पहले से, तभी हम अपना ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मेरे अंदर ये स्किल नहीं है तो मुझे कम ऐसा बिजनेस चूज करना चाहिए जिसमें कम मार्केटिंग की जरूरत पड़े और कम सेलिंग स्किल की जरूरत पड़े। ये बेसिक चीजें हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। मैं हमेशा किसी भी बिजनेस के नेगेटिव पॉइंट्स पे ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि अगर हमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स पूरे पता चल गए तो हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम इन चीजों से इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर हमने इजीली टैकल करना सीख लिया तो हम उन प्रॉब्लम्स को जल्दी सोल्व कर पाएंगे। जितना जल्दी हम प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे उतना ज्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसीलिए किसी भी बिजनेस में उसके नेगेटिव पॉइंट्स को जरूर से जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो डेयरी फार्मिंग में सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने डेयरी फार्मिंग शुरू किया और आपको उसमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट करता रहना पड़ेगा जब तक कि वो अपने एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक ना पहुंच जाए। हर बिजनेस का एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उसके ऊपर जाने पे वो अपने आप ग्रो करने लग जाता है। लेकिन उस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट, उसमें मेहनत और उतनी ही लगन से काम करते रहना पड़ेगा। अब ये थ्रेशोल्ड पॉइंट हर बिजनेस का अपना अलग अलग होता है और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो किसी बिजनेस में कितनी जल्दी उस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंच पाता है। डेयरी फार्मिंग में मेरी समझ के अनुसार थ्रेशोल्ड पॉइंट वो होता है जब आपकी डेयरी फार्मिंग की इनकम इतनी हो जाए कि वो अपने खुद का जितना भी खर्चा है वो सारा निकाल ले, आप अपने पर्सनल लाइफ के लिए उसमें से खर्चा निकाल ले, और उसके बावजूद आप एटलीस्ट एक एनिमल पर मंथ बिना किसी ज्यादा टेंशन के अपने फार्म में इजीली ऐड कर सके। इतने पैसे आपके पास हो, मंथली इनकम इतनी हो, तो अगर आपका डेयरी फार्म इस लेवल पे पहुंच गया उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली ग्रो करना स्टार्ट कर देगा अपने आप। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप हर महीने उसमें एक एक एनिमल ऐड करते रहिए, आपका फार्म धीरे 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 ग्रो करता रहेगा। ये हो गया डेयरी फार्मिंग का थ्रेशोल्ड पॉइंट। अब इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को आप कितनी ज्यादा अचीव कर पाते हैं ये डिपेंड करेगा आपके स्किल के ऊपर। स्किल कहां से आएगी? दो चीजों से आएगी। क्या आपने इस बिजनेस को पहले किया है? तो आपके अंदर उसके बारे में जानकारी होगी, आपके अंदर उसके जितने भी प्रॉब्लम आएंगी उनको टैकल करने की क्षमता होगी, आपके अंदर वो स्किल होगी। दूसरा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कितने ज्यादा इच्छुक हैं चीजों को सीखने में। अगर आपको डेयरी फार्मिंग करना है लेकिन आपको गोबर से एलर्जी है, आपको बदबू आती है, आप पशु के पास जाना पसंद नहीं करते, तो आप इस बिजनेस में नहीं कामयाब हो सकते। आपको उनके साथ रह के, आपको उनके साथ संयम रख के सब कुछ सीखना होगा, क्योंकि ये किसी चीज का बिजनेस नहीं है, किसी आइटम का बिजनेस नहीं है, ये लाइव स्टॉक पे काम कर रहे हैं आप। और जब हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं तो वो एज गुड एज ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। जैसे इंसान, अगर आप किसी इंसान के साथ रहते हैं, उसको बेसिक्स कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, कोई बेसिक बीमारी उसको लग गई, तो हर आदमी में इतनी कैपेसिटी होती है मेरे हिसाब से कि वो उन चीजों का या तो उपचार कर सके या ये चीजें ध्यान में रख सके कि क्या उपाय करने से, किन चीजों का बचाव करने से ये जल्दी ठीक होंगी। अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें हम खुद भी टैकल कर सकते हैं। सर दर्द है,
खांसी है, जुकाम है, बुखार है, इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत इतनी भी नॉलेज होती है कि हाँ अगर हम पैरासीटामोल ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कुछ टेबलेट्स का नाम भी हमें ध्यान रहता है। इसी प्रकार से जब हम लाइफ स्टॉक की बात करते हैं तो ये चीजें हमें एक्सपीरियंस के साथ, उनके साथ रह के, उनके साथ खुद काम करके पता चलेंगी कि बेसिक बीमारियां क्या पशुओं में आती है, किस तरीके से उनको बीमारियों से ज्यादा बचाया जा सके। अगर वो बीमारियों से बचेंगे तो आपका फार्म ग्रो करेगा, आपके फार्म में ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपके फार्म में ज्यादा बीमारी आ रही है, रेगुलरली बीमारी आ रही है, तो आप उतने ही नुकसान में जाएंगे। तो फार्म के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फीडिंग, नंबर 2 ब्रीडिंग एंड नंबर 3 मैनेजमेंट। फीडिंग की बात करें तो कितना अच्छा और कितने कम पैसे में आप खिला पा रहे हैं। जो फीड का खर्चा होगा वो आपका सबसे मोटा खर्चा होगा फार्म में। उसको आप जितना कम कर पाएंगे, जितना नीचे लेके आएंगे, उतना आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। नंबर 2 ब्रीडिंग। जितना अच्छी ब्रीड के पशु आपके फार्म पे होंगे, उससे आने वाले काफ अच्छी ब्रीड के पैदा होंगे। वो जब आगे चल के आपके फार्म पे अच्छा मिल्क प्रोडक्शन देंगे, उतना ही ज्यादा फार्म आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमा पाओगे। नंबर 3 है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जितनी आपकी अच्छी होगी, उतनी कम बीमारी आपके फार्म के ऊपर आएंगी। जितनी कम बीमारी आपके फार्म पे आएंगी, उतने आपके ज्यादा पशु स्वस्थ रहेंगे, उतना आपका दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा और उतना ही आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये बात ध्यान में रख के इस बिजनेस को स्टार्ट करना कि हम 1 साल में 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इस बिजनेस में आपको संयम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, उसके बावजूद ही आप इसमें करोड़पति बन पाएंगे। डेफिनेटली बन पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी बिजनेस में, इस बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस में आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, बिल्कुल छू सकते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर संयम होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मुझे किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। वो चैलेंजेस अगर आपको एक्सेप्ट करने आ गए, उनको टैकल करना आ गया, उन प्रॉब्लम को सोल्व करना आ गया, तो आप उतनी जल्दी ही उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। डेयरी फार्मिंग में आपको संयम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में आप लाइव स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लाइव स्टॉक के साथ काम करना और चीजों की कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल होता है। आपको जो काम टाइम पे करना है वो करना ही है। अगर उनको टाइम पे फीडिंग करवाना है, फीड चारा डालना है, हरा चारा डालना है, सूखा चारा डालना है, वो डालना ही है। आपको वो टाइम फिक्स करना होगा, उसी टाइम पे आप मुकर नहीं सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आज नहीं तो कल सही, ऐसा नहीं हो सकता। आप कल पे काम नहीं टाल सकते, आपको रेगुलर काम करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये देख के कि डेयरी फार्मिंग से लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, इस बिजनेस में आ जाना नादानी होगी। पहले इसके बारे में जानिए, समझिए, छोटे स्केल से स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 जब चीजें आपको समझ में आएगी तब आगे बढ़िए। अपने फार्म पे रेगुलरली पशु ऐड करते रहिए। इन सब चीजों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई गई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, और इस वीडियो से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपने फार्म को धीरे 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 आगे बढ़ाते रहिए, पशु ऐड करते रहिए। अपने फार्म को प्रॉफिट में रखने के लिए क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं, उन पे ध्यान दीजिए, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाओगे। अदरवाइज सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला बिजनेस भी आपके लिए यही साबित होगा। लोगों की जमीनें बिक जाती है भैंसों के चक्करों में, और लोग करोड़पति भी बन जाते हैं। इससे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना संयम है, आप किस तरीके से इस चीज को लेते हैं, आप कितना आगे जाने की सोच के इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, और उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास संयम है या नहीं। तो दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया पे ये चीजें देख के कि इतनी जल्दी हम इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे, एक दिन का मिल्क इतने 1000 रुपए का होगा, एक महीने का इतने लाख का होगा, एक साल में इतने करोड़ कमा लिए, ये सब नहीं होता। शुरू के 2-3 साल तो आपके बहुत ही स्ट्रगल वाले होंगे,
हाँ, मैंने बताया कि जब आप इस बिजनेस के थ्रेशोल्ड पॉइंट में पहुंच जाओगे, उसके बाद में ये कंपाउंडिंग की तरह काम करेगा आपके लिए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है, ऐसे ही इस बिजनेस में कंपाउंडिंग इफेक्ट लागू होगा। और कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा बताया गया है, दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंडिंग को बताया गया है। तो इस बिजनेस को शुरू में आपको वक्त देना पड़ेगा, उसके बाद में ये अपने आप मल्टीपल वे में ग्रो करेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ मिथ आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट करके बताना, और ऐसी ही वीडियो हम आगे और टॉपिक्स में भी लेके आए, ये चीजें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।